कर्मचारी की नौकरी पाने की आस लगाए हुए उन नौजवानों की, उन छात्रों की जो जीवन भर परिश्रम करके, मेहनत करके, जिनकी एक ही कोशिश और मंशा होती है कि उनको सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन इस निजीकरण की प्रक्रिया से हर क्षेत्र में नौकरियां खत्म होंगी। रेल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, सेल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, कोल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, एयरपोर्ट बेचने की योजना बना चुके हैं, पोर्ट बेचने की योजना बना चुके हैं, सड़क बेचने की योजना बना चुके हैं, बिजली बेचने की योजना बना चुके हैं, स्टेडियम बेचने की योजना बना चुके हैं, एफसीआई के गोदाम बेचने की योजना बना चुके हैं, बीपीसीएल बेचने की योजना बना चुके हैं, एलआईसी बेचने की योजना बना चुके हैं और इंश्योरेंस सेक्टर में अब आप बेचने की, और धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान बेचने की योजना बना चुके हैं। और वो लोग जो स्वदेशी के सबसे बड़े पक्षधर थे, माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, ये तो उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, इन्होंने तो देखा है, हम सब लोगों को वो दृश्य याद है। कंप्यूटर जब आया था हिंदुस्तान के अंदर, उसका पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था स्वदेशी के नाम पे। मान्यवर, स्वदेशी की सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी अगर कोई हिंदुस्तान में थी तो भारतीय जनता पार्टी थी। और आज विदेशीकरण की अगर सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये किस प्रकार से आपके सोच में और विचार में परिवर्तन आ रहा है। और इससे जो आप एक बड़ा खतरनाक काम करने जा रहे हैं मान्यवर, कि आप जो संविधान की मूल सोच और अवधारणा थी कमजोर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो अवधारणा थी, सोच थी कमजोर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने की, वो आरक्षण पूरी तरीके से एसटी का, ओबीसी का, एससी का और अब तो ईडब्ल्यूएस सेक्शन, जिसको आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पे आरक्षण लेके आए। जब सरकारी नौकरी रहेगी ही नहीं तो आरक्षण किस बात का रहेगा। तो सबसे ज्यादा एक खतरनाक काम इसके माध्यम से यह होगा, अगर हर क्षेत्र का आप निजीकरण कर देंगे। बीएसएनएल की हालत आप देख ही चुके हैं कि क्या हुआ इस देश के अंदर। जो इस सेक्टर में आप 49% तक एफडीआई लेकर आए, उसका सही आंकड़ा क्या है मान्यवर? 49% के एफडीआई को भी आप छू नहीं पाए हैं और आप उसको 74% करने जा रहे हैं। जो इस योजना के अंतर्गत अब तक जिन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, अगर आप कृषि के क्षेत्र में फसल बीमा योजना की हालत देखें, आप जनधन योजना की अपनी हालत देखें, आप यहां पे तारीफ हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाएं लाई जिसका लाभ जनता को हो रहा है। 6 करोड़ खाते जनधन योजना के बंद हो चुके आपके द्वारा जो खोले गए थे। यह सच्चाई है जनधन योजना की। फसल बीमा योजना के जो क्लेम है मान्यवर, वो क्लेम राज्यों में लाखों की संख्या में है जो बकाया हैं, जो आज तक मिले नहीं लोगों को। फसल बीमा योजना, आप इस सेक्टर में अगर आप तमाम एफडीआई के दरवाजे खोल देंगे तो धीरे धीरे भारत का पैसा, जो प्रीमियम का पैसा आम आदमी का होगा, वो बड़े बड़े इन पूंजीपतियों के पास जो इस सेक्टर में आएंगे उनके पास जाएगा और उसके माध्यम से उसमें एक लूट और भ्रष्टाचार जो हम लोगों ने अब तक देखा है। एस बैंक के मामले में हमने देखा, कोऑपरेटिव बैंक का मामला महाराष्ट्र का आया था मान्य, और उसमें हमने देखा। तो हर क्षेत्र में जब आप इन्हीं लोगों को बुलाएंगे तो हो ये रहा है कि आप कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के लिए सारे सेक्टर के रास्ते खोल रहे हैं और धीरे धीरे करके वो इसमें लूट और भ्रष्टाचार करके बाहर जाके आपको बैठ के चिढ़ाएंगे। धन्यवाद। 8 से 10 लाख करोड़ रुपए इस देश का आप उसको नाम दे देते हैं कि ये तो हम लोगों ने खाली अपने बैंक के खाते से नाम उनका हटाया है, एनपीए हो गया है। 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों को आपने बांट दिया। देश के बैंक को आपने बर्बाद कर दिया। हर सेक्टर को आप इसी तरह से निजी हाथों में देना चाहते हैं। इस पर रोक लगाइए और इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजिए और ये हमारी मांग है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स रिप्लाई नाउ। So thank you very much, sir. I first wish to thank the 18 honorable members who have participated in this discussion.
I'm not reading out the list of names, since all of us have heard them speak. I'm indeed grateful for the critical questions that many of the members have raised, and I'll try as much as possible to answer most of the questions. So first, let us understand and appreciate the fact, on which many of the speakers have also mentioned, that the insurance sector is a very highly regulated sector, where the regulator actually approves every product that is sold or given out for premium by the insurer. So he approves, the regulator approves the products, he approves the pricing, he regulates the pricing, the investment is regulated, and also the marketing is also regulated. So when we are talking of a sector which is insurance, it's a very highly regulated sector. And as was rightly pointed out by Honorable Member Sushil Modi, who's been a finance minister till recently in Bihar, the FDI limit is not a compulsion. It sets only the upper limit. Increasing the limit does not mean foreign investment will certainly come to that, automatically to that level, to all companies. Every promoter, every company will decide for themselves whether they want that kind of money, to what extent they want, and so on. So this enabling amendment is only to allow them to receive some money, but not exceed 74. So it is for the companies and the promoters to decide to what extent they want that money. And the policyholders' money which is going to be collected will have to be invested within India only. It cannot be crossing our boundaries. So FDI, why do we need it? I'll get into specifics of some of the questions which have been rightly raised by the honorable members, because they are concerns. Really, does the industry need this money? Don't they have enough money? They are all very pertinent questions, sir. So I'll try to definitely address. But when money comes, and when there is more competition, there are more organizations, more firms doing this, greater competition means that the person who takes the insurance is going to be having better deal given to him, and they are common people of India who will have a better deal given, better negotiated premium, total insurance, the package which is being given will be better. So competition strictly is for betterment. And therefore, I think from the beginning, whether it is at the stage of 2000, from 1999 for that matter, when you wanted to have competition, when you wanted to open up, because rightly 1991 is repeatedly said that opening up is actually bringing in a lot of goodie. Honorable Member Ami Yagnik very clearly voiced, she said, we are all enjoying the benefits of that opening up. Yes, we are enjoying the benefits. Shouldn't we also further it, or should we halt it? After all, that is important for us. All of us have been talking about that extent of bold reform which happened in 1991. And in fact, there are times when we are questioned. You have this political mandate. Why don't you undertake reforms? Look at 91. Look at what at that time, even though they did not have the numbers at that time, 91.